हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो बच्चों, आज हम लोगों का इस सेशन का लास्ट एफएसटी ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 69 जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। और आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए हैं। सभी को ऑल द बेस्ट 4 मई के लिए। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, प्रॉपर नींद लेकर के जाइएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिएगा, हाइड्रेशन वगैरह का ध्यान रखिएगा, गर्मी है और भगवान ने चाहा तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू। तो आइए सेशन शुरू करें हम लोग। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर 91। सेड्रस, सेड्रस क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है। पाइनस एंड सेड्रस ब्रांच स्टेम है यहाँ पर। साइकस में अनब्रांच। एडियंटम, एडियंटम ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है। स्फैग्नम, स्फैग्नम जो है पीट मॉस या बॉग मॉस कहलाता है। मॉसेस जो है ये यहाँ पर, इसमें लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। और लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है भी, तो ये इसमें स्फैग्नम का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि ये पीट प्रोवाइड करता है। ये फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है और ये पैकिंग मटेरियल के तौर पर भी। पैकिंग मटेरियल क्यों? क्योंकि ये ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी की वजह से। और मार्केंशिया ये लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइटा का मेंबर है। ब्रायोफाइटा में दो ग्रुप हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मार्केंशिया जो है यहाँ पर डायोशियस। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर हुई। ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। तीसरा आंसर सही है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस आर। तो यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में यहाँ पर बनता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं नॉन साइक्लिक, इसमें NADP2H भी बनेगा, ऑक्सीजन भी बनती है और ATP भी। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, इसमें बनता है सिर्फ ATP। तो ATP दोनों में कॉमन। और प्रोडक्ट्स क्या हो गए? NADP2H, ऑक्सीजन और ATP। नॉन साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों का कंट्रीब्यूशन। साइक्लिक वाले में सिर्फ फोटो सिस्टम 1। तो आंसर होगा फर्स्ट, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। वाटर की यहाँ पे फोटोलिसिस होती है, इसी से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज नहीं होगी। तो 92 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 93। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंड्रोशियम इन द फ्लावर। तो एंड्रोशियम क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वर्ल होगा, पूरा स्टमेन से मिलकर के बना होगा। स्टेराइल स्टमेन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड्स। सही है। स्टेमिनोड्स वो है जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, माइक्रोस्पोर्स नहीं बनेंगे। व्हेन स्टमेन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स दे आर कॉल्ड एपीपेटलस। ये सही है। एपीपेटलस कंडीशन, और एपीपेटलस कंडीशन फैमिली सोलेनेसी में है, फैमिली मालवेसी में भी होती है। मोनोअडल्फस कंडीशन है और इसके जो ट्यूब है वो पेटल से जा करके बेसली जुड़ी होती है, तो एपीपेटलस। और कंपोजिटी में मोनोअडल्फस इज सीन इन चाइना रोज। चाइना रोज ये मालवेसी फैमिली का ही मेंबर है। मोनोअडल्फस सही है यहाँ पर। मोनोअडल्फस मतलब जो इनके फिलामेंट्स होंगे एक ही ट्यूब में कनेक्टेड होते हैं। एंथर पार्ट जो होगा यहाँ पर फ्री होता है। ये एंथर हो गया मालवेसी का, ये पार्ट यहाँ पर फ्री है। और ये फिलामेंट्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको कंडीशन को बोलते हैं मोनोअडल्फस। तो ये सही है। पॉलीअडल्फस इज सीन इन पी। पॉलीअडल्फस कंडीशन एक्चुअली मिलती है सिट्रस में। अगर ये फिलामेंट्स कई बंडल्स में फ्यूज हों तो इसको पॉलीअडल्फस। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट इज सीन इन मस्टर्ड। मस्टर्ड में हमें मिलेगा टेट्राडाइनेमस कंडीशन। टेट्राडाइनेमस में जो दो बाहर वाले वर्ल के होते हैं वो छोटे होते हैं और अंदर वाले वर्ल में चार बड़े होंगे।
तो करेक्ट आंसर हुआ ए, बी, सी और ई। डी यहां पर गलत था। आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज इनकरेक्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए पूछा गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बस ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की मदद से होता है, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। तो चूंकि ये डिफ्यूजन है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाएगा। और इसमें एटीपी खर्च नहीं होगी। तो स्पेशल प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन हेल्प इन दिस प्रोसेस, ये सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो की तरफ आ रहा है तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट गलत। अगेंस्ट जब भी होगा तो ये एक्टिव, और यहाँ पर एटीपी खर्च होगी और ये अपहिल मूवमेंट होगा। इसके लिए वर्ड यूज किया था डाउन हिल। एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, ये भी सही है। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमंस। करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, तो हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, एंड प्रोडक्ट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अंडरगोज डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट। तो ये जो ह्यूमस होगा ये डार्क कलर का होगा, एमॉर्फस होगा, रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, टू माइक्रोबियल एक्शन, रिजर्वायर होता है न्यूट्रिएंट्स का, और कोलाइडल होगा। तो हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन सही है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस सही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन। तो ये मिनरल्स होते हैं, मिनरलाइजेशन जो होगा उसके थ्रू जो मिनरल्स बनेंगे न्यूट्रिएंट्स, वो एंड प्रोडक्ट हुए। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये सही है, बीइंग कोलॉइडल, चूंकि ये कोलॉइडल है इस वजह से ये रिजर्वायर का काम करेगा। अंडरगोज डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट, ये गलत है, डिकम्पोजिशन यहाँ पर स्लो होगा। तो 1 2 3 ए, बी और डी करेक्ट है। पूछा गया करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लियोट्रोपिज्म। तो प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है, प्लियोट्रोपिज्म में वन जीन ये कंट्रोल करती है मेनी ट्रेट्स या मोर देन वन ट्रेट। A gene is said to be pleiotropy if it affects more than one trait, सही है ये। phenylketonuria is an example of pleiotropy, सही है। phenylketonuria में phenylalanine इसको कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में with the help of phenylalanine hydroxylase, और phenylalanine hydroxylase जो होगा ये अगर डेफिशिएंट हो, जैसा फेनाइलकीटोनुरिया में होता है, तो फेनिलएलनिन का लेवल बढ़ जाएगा, टायरोसिन का लेवल कम हो जाएगा। टायरोसिन जो होता है ये मिलानिन के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। तो इस वजह से यहाँ पर स्किन का कलर पिगमेंटेशन, हेयर पिगमेंटेशन, ये सारे ट्रेड्स अफेक्टेड होते हैं। और फेनिलएलनिन का लेवल बढ़ने से मेंटल रिटार्डेशन वगैरह होगा। तो ये कई सारे ट्रेड्स को इस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, ये सही है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया भी प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में है, और स्टार सिंथेसिस जीन पी का जो है वो भी प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है यहाँ पर शेप ऑफ द सीड एज वेल एज साइज। कंडीशन वेयर वन जीन हैज सेवरल एलील्स इज रिफर्ड टू एज प्लियोट्रोपिज्म, ये गलत हो गया। अगर सेवरल एलील्स हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म, प्लियोट्रोपिज्म गलत दिया हुआ है। ट्रेट इज सेड टू बी प्लियोट्रोपिक इफ सेवरल जीन्स कंट्रोल इट,
तो सेवरल जीन्स अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होगा ये इसका एग्जांपल स्किन कलर, रेशियो का 1 6 15 20 15 6 1। तो यहाँ पर ए और बी सही है, बाकी यहाँ पर गलत। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। 96 इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97। The living differentiated cells that lost the capacity to divide anymore can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomena is termed as। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेम है तो ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होगी किसी भी सेल में चेंज होने की, अनडिफरेंशिएटेड। और इसके बाद फिर जब इसमें डिवीजन होता है तो प्राइमरी परमानेंट बनता है, तो ये हो गया स्पेशलाइज सेल। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है डिफरेंशिएशन। और प्राइमरी परमानेंट से फिर चेंज होकर इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डेवलप हो जाए तो यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। और इस प्रोसेस को जहाँ पर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है तो इसको बोला जाएगा डी डिफरेंशिएशन। इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कैपेसिटी टू डिवाइड लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? दिस इज डी डिफरेंशिएशन। और इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम से जब सेकेंडरी परमानेंट बनता है तो फिर से स्पेशलाइजेशन हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। Now question number 98. Given below are two statements. Joints are points of contact between bones or between bones and cartilages. सही है ये। Force generated by the muscle is used to carry out movement through joints where the joint act as fulcrum. तो fulcrum का मतलब हो गया support point या pivot। और इसमें बोन क्या करती है? तो बोन लीवर की तरह काम करती है। और मसल्स जो हैं ये फोर्स जनरेट करने का काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर विल बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। Given below are two statements labeled as assertion and the other is labeled as reason. The growth of multicellular organism is due to mitosis. सही है। ग्रोथ मल्टीसेलुलर में हो या फिर यूनिसेलुलर में हो, माइटोसिस की वजह से होगी। तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीसेलुलर की बात की जा रही है, तो ये ठीक है। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। इसको रिडक्शनल डिवीजन नहीं, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर सेम रहेगा। and it offers genetic stability in the light of above statement. तो चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर असर्शन सही है बट रीजन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। The process of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration। तो जो इंडिविजुअल्स बाहर से इसमें आ रहे हैं इनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे इमिग्रेशन। और जो इससे पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, इसको बोलेंगे ई माइग्रेशन। तो इमिग्रेशन क्या करेगा? ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। और ई माइग्रेशन क्या करेगा? ये पॉपुलेशन को कम करेगा। इसी तरह से जब डेथ होगी तो ये भी पॉपुलेशन में कमी लाएगा और बर्थ जो होगा वो बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही थी इमिग्रेशन की। Individuals same species that have come into the habitat from elsewhere. Now we move to other question. Question number 101st.
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, फेनाइलकीटोनुरिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो हीमोफीलिया ए बी ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में था तो रॉयल डिजीज भी बोलते हैं इसको। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, डिफेक्ट इन ब्लड कोआगुलेशन। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये ट्राइसोमी है 21st क्रोमोसोम नंबर की। तो एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। फेनाइल कीटोनूरिया अभी हम लोगों ने देखा था इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिससे फेनिलएनालिन हाइड्रोक्सिलेज जो होगा वो डेफिशिएंट होगा, जो हेल्प करता है फेनिलएनालिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करवाने में। तो ये हो गया। और ये कैसा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव फेनिलकीटोनुरिया जो इनहेरिटेंस पैटर्न शो करेगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये हो गया यहाँ पर ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी इज थर्ड। आंसर इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फॉर ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो ये किससे, एशरीशिया कोलाई से। इसमें एली लिली कंपनी ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था, इस टेक्निक को। 2 सेपरेट ई कोलाई वाज यूज्ड, 2 सेपरेट ई कोलाई वर यूज्ड। किसके लिए, एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए और एक बी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। और इनको फिर कनेक्ट किया गया था डाई सल्फाइड बेस से। क्योंकि मैच्योर इंसुलिन जो होती है इसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, मैच्योर में सी पेप्टाइड एब्सेंट। तो 102nd इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस बाय डीकैपिटेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर। तो अपाइकल डोमिनेंस क्या है, अगर अपाइकल बर्ड प्रेजेंट है तो ये लेटरल ग्रोथ नहीं होने देती, लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देगी, एक्सिलरी बर्ड्स को रोक देती है। तो अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा डीकैपिटेशन, रिमूवल ऑफ कैप। तो हेड पोर्शन अपाइकल बर्ड हटा दी, इसकी वजह से क्या होगा, अपाइकल डोमिनेंस जो था वो खत्म हो जाएगा। अपाइकल डोमिनेंस खत्म होगा तो इससे फिर ब्रांचिंग वगैरह होगी और ये पौधा जो होगा घना होगा। तो ये किस में हेल्प करेगा, हेज मेकिंग में, जो बाउंड्री बनाई जाती है प्लांट्स को यूज करके, तो ये हेज मेकिंग के लिए। तो 103 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। What will be the ploidy of endosperm of a seed produced after crossing tetraploid female plant with tetraploid male plant? तो यहाँ पर गैमीट की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। क्योंकि प्लांट कैसे हैं, मेल और फीमेल दोनों टेट्राप्लॉइड है। अब यहाँ पर जब एंडोस्पर्म बनता है तो एंडोस्पर्म में 3n होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो n यहाँ पर चूंकि डिप्लॉइड है तो 3 इंटू 2n, तो ये हो जाएगा हेक्साप्लॉइड। तो आंसर यहाँ पर आएगा सेकंड। क्योंकि एंडोस्पर्म जब बनता है तो मेल गैमीट ये फ्यूज होता है सेंट्रल सेल से, और सेंट्रल सेल में प्लॉइडी होगी n+n, यहाँ पर होगा n+n, मेल गैमीट n, लेकिन ये कैसा है, डिप्लॉयड है। ये भी यहाँ पर डिप्लॉयड, ये भी यहाँ पर डिप्लॉयड, तो फ्यूज होकर के ये हेक्साप्लॉइड। Now we move to other question. Which one of the following structure is haploid in its ploidy? Zygote, microspore, mother cell, protonemal cell of a moss, primary endosperm nucleus in dicot. तो जाइगोट की प्लॉइडी यहाँ पर 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मियोसिस से बनेगा तो ये 2n। प्रोटोनीमल सेल ऑफ ए मॉस, ये हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं मॉस में तो इनसे बनता है प्रोटोनीमा।
और इससे फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्ड से लीफी स्टेज डेवलप होती है। और ये दोनों कैसे हैं, गैमेटोफाइट की स्टेजेस हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा थर्ड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पर 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से, तो ये होगा 3n। तो प्रोटोनीमल आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो स्पीसीज रिचनेस, ये एरिया से, जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया था। ये स्पीसीज रिचनेस हो गई इस एक्सिस पर, इधर ये एरिया, ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पर ये लॉग स्केल पे अगर इसी को लिया जाए तो ये इक्वेशन है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। और ये ग्राफ कैसा आएगा, ये लिनियर आता है। और जेड यहाँ पर क्या है, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ या रिग्रेशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो ये डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग, वेयर जेड, जेड के बारे में पूछा गया है। एरिया, स्पीसीज रिचनेस, स्लोप ऑफ द लाइन, वाई इंटरसेप्ट। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, या इसी को बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये ना ही टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे डिपेंड करेगा और ना ही किसी रीजन पे। आंसर थर्ड। Now we move to other question, question number 107. Choose the mismatched pair of leaf character with its example. Palmetly compound, palmetly compound किसमें है, ये एल्स्टोनिया, यहाँ पर होना चाहिए था सिल्क कॉटन। palmetly compound में लीफलेट्स जो होते हैं वो कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं, जैसे पाम में फिंगर्स अराइज हो रही हैं, तो ये लीफलेट्स यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट से अराइज हो रहे हैं। अल्टरनेट फिलोटैक्सी चाइना रोज में प्रेजेंट है, सही है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी में एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी अल्टरनेटली। और अपोजिट फिलोटैक्सी में एक ही नोड से दो लीफ, ये अपोजिट, ये कैलोट्रोपिस में सही दिया हुआ है, लीफ टेंड्रिल पी में सही दिया है, और अल्टरनेट फिलोटैक्सी चाइना रोज। आंसर यहाँ पर हुआ फर्स्ट। Now we move to other question, question number 108. The cerebral cortex contains, तो cerebral cortex जो cortical region है ये cells का बना होगा। सेंसरी एरिया भी होती है, मोटर एरिया भी है, एसोसिएशन एरिया है। एसोसिएशन एरिया का फंक्शन होता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, जो डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं उनको एसोसिएट करके, एसोसिएशन, ये इसका फंक्शन है। और इसके बाद यहाँ पर मेमोरी से भी रिलेटेड है ये, और कम्युनिकेशन से भी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109. Identify the cytochrome which acts as a mobile carrier for the transfer of electrons between complex 3 and complex 4. तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज साइटोक्रोम सी। इसके अलावा यहाँ पर यूबिक्विनोन, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। Now we move to other question, question number 110. The ratio of carbon dioxide fixation between C4 plants and C3 plants. तो C3 plants में एक ही बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, C4 में मीजोफिल सेल्स में भी होता है जब प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा यहाँ पर, और बंडल शीथ सेल्स में भी होता है। बंडल शीथ सेल्स में यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेशियो हुआ 2:1। Now we move to other question, question number 111. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason.
Assertion: in recombinant DNA technology, non-recombinant transformed bacteria grow on the medium containing ampicillin as well as medium containing tetracycline. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की बात हो रही है. ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ लेकिन किसके द्वारा? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के द्वारा. तो अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं तो यहाँ पर इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा. और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी. तो अगर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है मतलब ना ही इसमें इंसर्शन हुआ है ना ही इसमें इंसर्शन हुआ है, तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस जीन जो होंगे वो इंटैक्ट होंगे. तो ये एम्पिसिलिन मीडियम में भी ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो करेगा. तो ये सही दिया हुआ है. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डज नॉट कंटेन द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये तो ठीक है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट नहीं, ये क्या थे? नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो रिकॉम्बिनेंट वर्ड यहाँ पर गलत है. तो ये सही है और ये रीजन यहाँ पे गलत. असर्शन इज करेक्ट पर रीजन इज नॉट करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 112. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो ये निमोनिया का कॉज है. निमोनिया जो थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से भी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से भी है. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है. इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये मलेरिया कॉज करता है. प्रोटोजोअन है ये. और प्रोटोजोअन में जो ग्रुप्स हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उसमें ये स्पोरोजोआ विदाउट एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. वोचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये एस्केलमेंथीज फाइलेरियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वोचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वोचरेरिया मलेई दूसरी स्पीसीज इसकी. HIV ये वायरस. तो ABCD मैचिंग सामने ही दी हुई है. 1 2 3 4. आंसर विल बी थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 113. The construction of the first recombinant DNA molecule emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of which of the following organism. तो जीन ये थी डिजायर्ड जीन हमारी जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था. किस प्लाज्मिड से कनेक्ट की गई है? तो ये प्लाज्मिड था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. 113 is third. Now we move to other question. Question number 114. Assuming that fur color of an animal is dark, range of color shade and white. तो ये स्किन कलर जैसा हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, क्योंकि यहाँ पर भी डार्केस्ट है, रेंज है पूरी, और सबसे कम जो होता है वो लाइटेस्ट. तो डार्केस्ट कब? जब सारे ही एलील्स जो हैं डोमिनेंट हैं. लाइटेस्ट कब? जब सारे ही एलील्स जो होंगे वो रिसेसिव होंगे. और इंटरमीडिएट कब होगा? जब ये, क्योंकि ये एडिटिव फीचर शो करेंगे. तो ये वाला जो जीनोटाइप है ये इंटरमीडिएट के लिए. अब यहाँ पे कह रहे हैं ए क्रॉस इज मेड बिटवीन ए मेल जिसका जीनोटाइप ये दिया हुआ विद ए डार्क कलर फीमेल, डार्क फर कलर फीमेल. तो इसका जीनोटाइप ये. अब यहाँ पर जब गैमीट्स बनेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो गैमीट होगा ABC, ये वाला जो गैमीट होगा स्मॉल ABC. अब ये जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा. और ये इसका फर कलर कैसा होगा? इंटरमीडिएट. तो ऑल इंटरमीडिएट कलर. आंसर. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 115. Which of the following disorders represent decrease in respiratory surface due to damaged alveolar walls? तो damaged alveolar walls की वजह से emphysema होगा. और cigarette smoking is the most common cause.
अस्थमा जो है ये एलर्जिक कंडीशन है, मास्ट सेल्स के केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। ब्रोंकाइटिस, इसकी वजह से वेजिंग साउंड होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज अमंग द फॉलोइंग आर। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं LNG-20, लीवोनॉर्गेस्ट्रल। 20 LNG हो गया ये कंपाउंड, 20 यहाँ पर अमाउंट है, 20 माइक्रोग्राम पर डे। प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट भी अनदर हार्मोन रिलीजिंग, और ये सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते हैं। लीवोनॉर्गेस्ट्रल क्या है, ये भी सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन। लिपीज लूप ये नॉन मेडिकेटेड है। वॉल्स ये बैरियर मेथड में आएगा। मल्टीलोड ये कॉपर रिलीजिंग। तो बी एंड सी आंसर। Now we move to other question, question number 117. In Drosophila, the genes for color of body and color of eyes are situated on. तो ड्रोसोफिला पे TH मॉर्गन ने काम किया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और इसके बाद इन्होंने जो सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स थे उनको स्टडी किया था। तो इसमें ये जो क्रोमोसोम्स थे ये सेक्स क्रोमोसोम्स थे, और सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम। जो ट्रेड्स लिए गए थे वो था फीमेल में लिया गया था येलो कलर्ड बॉडी, एंड वाइट आइज, और मेल में लिया गया था ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज। आंसर होगा यहाँ पे 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। In a reaction catalyzed by enzyme, which of the following statement is correct? Enzymes decrease the activation energy for formation of transition state. तो ये सही है। एंजाइम क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ये इधर हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इस एक्सेस पर हम लोग लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेशन। तो अगर ये यहाँ पर सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर इसको बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, और एंजाइम के प्रेजेंस में ये कम हो जाती है। तो ये बैरियर जो होगा ये नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी की कमी की वजह से। तो आंसर होगा यहाँ पे 1st। Now we move to other question, question number 119. In a cell, the separation of DNA strands is brought about by the enzyme DNA helicase. तो सेल में अगर बात की जा रही तो जैसे रेप्लिकेशन में हेलिकेज होता है वो अनबाइंडिंग करता है, वेयर एज इन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द सेपरेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड इज ड्यू टू, तो ये जो होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। Now we move to other question, question number 120. A low frequency recombination indicates that the genes are, तो linkage is physical association of two genes present on same chromosome, और linkage जो होता है ये inversely proportional है। अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनका एसोसिएशन टूटने के चांसेस ज़्यादा, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा ये और किसके, तो ये क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इन सब के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो इसका मतलब लिंकेज कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, और लिंकेज अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। तो लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। 120 is second।
So thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Alice sir. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं सेलन सर के साथ। मैं आपको 121 से 150 तक कराऊंगा और हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST 69 का। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। 121 क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन सेकेंड पोलर बॉडी। देखो पोलर बॉडी कैसे बने, जब आपके पास प्राइमरी oocyte में पहला मियोसिस डिवीजन हुआ तो वो सेकेंडरी oocyte में बदला फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म की एंट्री हुई तो पहले डिवीजन कंप्लीट किया जो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था और सेकेंड पोलर बॉडी बनी। आपके पास ये पूरा oogenesis के दौरान की बात है। एग में XX क्रोमोसोम ही होते हैं, वाई क्रोमोसोम नहीं पाए जाएंगे, जिसका मतलब सेकेंड पोलर बॉडी में वाई क्रोमोसोम की संख्या 0 होगी। आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन 122, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, और ओनली लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिलैक्सिन ओनली प्रेगनेंसी होगा, ऑक्सीटोसिन ओनली प्रेगनेंसी नहीं, HCG ओनली प्रेगनेंसी, HPL ओनली प्रेगनेंसी, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, मतलब दोनों के दौरान रिलीज हो सकता है। तो रिलैक्सिन, HCG और HPL, मतलब रिलैक्सिन हेल्प करेगा किसमें, आपके पास चाइल्ड बर्थ में, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन LH का काम करेगा, और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो मेमरी ग्लैंड पर काम करेगा। इसका मतलब ACD, और ACD को लेकर आंसर आपका 4 है। 122 का आंसर 4 हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन 123 लिखा हुआ है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अ कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, और वो भी कौन से रीजन में, मेडुला रीजन में। मेडुला रीजन में कौन पाया जाता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, और फिर कह रहा है ये किस हाईली सेंसिटिव कैसे। तो आपको पता है जो आपके पास ब्रेन में कैरोटिड आर्टरी जा रही है, कैरोटिड आर्टरी के आर्क पर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो आर्क पर आपके पास कीमोसेंसिटिव एरिया है। बेटा याद रखिएगा कि ये कीमोसेंसिटिव एरिया एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है CO2 एंड H+ आयन के कंसंट्रेशन पर हाईली सेंसिटिव होता है। जैसे ये अमाउंट बढ़ा हुआ दिखाई देता है वैसे ही आपके पास पोन्स से द्वारा जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो इस CO2 और H+ आयन को कम करना चाहेगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने HCO3- भी दिया, CO2 दिया, O2 दिया, N2 दिया। N2 और O2 नहीं है क्योंकि आपको O2 के लिए वहां पर क्वाइटली इनसिग्निफिकेंट जैसा टर्म दिया हुआ है। बात है HCO3- और CO2 की, तो देखो HCO3- जब भी ब्लड में CO2 बढ़ेगा, CO2 एक एसिडिक गैस होती है, वाटर के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाती है, और H2CO3 जब डिसोशिएट होता है तो HCO3- में डिसोशिएट होता है। तो एक्चुअली जो CO2 का बात है तो वो HCO3- के फॉर्म में चल रहा होता है। लेकिन आपसे यह कहा जाए कि हाईली सेंसिटिव किसके लिए है, तो वो H+ आयन और CO2 को लेकर बात करेंगे। वो किस फॉर्म में जा रहा है ये बात नहीं कर रहे। दैट्स वाई आपको यहां पर हाईली सेंसिटिव टू की बात जब की जाए तो वो CO2 होगा, और वो चलेगा कैसे, वो HCO3- आयन के फॉर्म में। ये बात समझिएगा। तो CO2 और H+ आयन के आपके पास हाईली सेंसिटिव होता है, जब ये बढ़ेगा तभी HCO3 बढ़ेगा, HCO3- के फॉर्म में चलेगा। तो हाईली सेंसिटिव एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, दैट्स वाई आंसर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन 124, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। डोसा इडली फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी बात सही है क्योंकि वो फंजाई है, और फंजाई का नाम है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर है नाम उसका। फिर आपके पास एसिटिक एसिड की बात की जाए, प्रोड्यूस बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम एसिटोबैक्टर एसिटाई। साइक्लोस्पोरिन ए, और लिखा है प्रोड्यूस बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बात गलत है क्योंकि ये फंजाई के द्वारा होता है, और फंजाई का नाम बताइए क्या होगा, इस फंजाई का नाम क्या होगा। क्या आपको पता है कि साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है एक मुझे फंजाई से,
फंजाई मल्टीसेलुलर, नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो आपके पास जवाब क्या हो गया? जवाब आपके पास इनकरेक्ट निकालना था तो 4 हो गया 124 का। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम, उस एपिथेलियम के टाइप को बताना है जो लाइन होती है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में किस तरह की एपिथेलियम है, आपको यह बात पता है कि वो सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल नहीं, कॉलमनार नहीं। ये क्या होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसकी जो बाउंड्री है वो कैसी हो सकती है? इर्रेगुलर। आगे चलिए 126, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पास इवोल्यूशन में, प्लांट इवोल्यूशन और एनिमल इवोल्यूशन के दौरान की बात की गई। ज़ूस्टेरोफिल्लम जो है वो आपके पास वेस्कुलर प्लांट ग्रुप का वो वेस्कुलर प्लांट है जो एक्सटिंक्ट हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है, जाकर ग्राफ देखोगे तो वहां पर 2 जानकारी और मिलेंगी। अगर आपसे पूछा जाए वो एरा कौन सा था और वो पीरियड कौन सा था, वो भी जानकारी मिलेगी। पीरियड का नाम सिलूरियन है और एरा है पैलियोजोइक। कौन सा है? पैलियोजोइक। एरा का नाम क्या है बेटा? एरा होगा पैलियोजोइक और पीरियड होगा सिलूरियन। ठीक, अब दूसरा, साइलोफाइटॉन एक एक्सटिंक्ट मैमल है, बिल्कुल गलत। ये साइलोफाइटॉन जो होता है वो कॉमन एंसेस्टर है जिंको का, जिनेटेल्स का, साइकेड्स का, हॉर्सटेल का, फर्न का। तो ये प्लांट मैमल लिखा हुआ है, एनिमल की बात कर रहे हैं, गलत। साइनेप्सिड आपके एनिमल होते हैं और ये आपके पास जिम्नोस्पर्म लिखे हुए हैं, और सोरोप्सिड के भी सामने उन्होंने एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट लिखा हुआ है। तो सही जवाब तो आपका सिर्फ फर्स्ट बन रहा है 126। 127, inadequate supply of oxygen to heart muscle lead to a symptom of acute chest pain। ऑक्सीजन की कमी से जब भी एक्यूट चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, तो वो कहलाया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। अगर यही ब्लड की इनएडिक्वेट सप्लाई से जो हार्ट वॉल है वो डैमेज हो जाए तो आपको हार्ट अटैक कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? हार्ट अटैक। तो आप ये बात समझिएगा। तो आपको इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की बात है, वो इनएडिक्वेट ब्लड की सप्लाई है जिससे हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट काम करना बंद कर देना, हार्ट फेल्योर, हार्ट अपना काम प्रॉपर ना कर पाना जिससे कंजेशन ऑफ लंग्स देखने को मिलेगा। कोरोनरी हार्ट डिजीज, वही प्लाक जम जाना है ना, ल्यूमिन कम हो जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नॉट की बात कर रहा है, नॉट ART, यूज्ड बाय चाइल्डलेस कपल टू हैव चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि आपको इसमें से निकालना है कि कौन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है और उसे यूज कर रहे हैं वो कपल, मतलब चाइल्डलेस कपल टू हैव चिल्ड्रन, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड होना चाहिए। तो जिफ्ट आपके पास जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ART है। ART में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में आता है। IUD कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कैसा मेथड है? IUD कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आएगा। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, ART में अंतर्गत आएगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी आपके पास ART के अंतर्गत आता है। इंट्रा यूट्राइन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो है उसको यूट्रस में ट्रांसफर करना, ये भी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है और कम्स अंडर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो आपका आंसर 128 का सेकंड हो जाना है। अगला क्वेश्चन देख लो 129, लिखा हुआ इम्यूनो सप्रेसेंट द एडमिनिस्ट्रेटेड टू बर्न पेशेंट और ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू सप्रेस। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा इम्यूनो सप्रेसेंट को आप जानते हो जो अगर कोई आपके पास बर्न वाला जला हुआ पेशेंट है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान दिया जाता है जिससे इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाए। तो कैसे आप भूल सकते हो? नाम है साइक्लोस्पोरिन A। अभी हमने बताया था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है और वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करता है? वो कम करा देता है, सप्रेस करा देता है, जिससे क्या होगा?
जिससे आपके पास जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है वो सप्रेस हो जाएगी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसी सीएमआई को हम क्या कर देते हैं, सप्रेस। इन्नेट इम्यूनिटी साइटोकाइन स्टॉर्म, ह्यूमोरल नहीं, जवाब सेल मीडिएटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 130, ईयर वैक्स सिक्रीटिंग सेल हैव विच टाइप ऑफ एपिथेलियम। तो जो ईयर वैक्स सिक्रीटिंग है, ईयर वैक्स हो गया, टीयर हो गया, एंजाइम हो गया, सलाइवा हो गया, ये सब एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, डक्ट के जरिए रिलीज होते हैं। तो ये कॉलमनार एपिथेलियम नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम नहीं, और एंडोक्राइन नहीं है। तो जवाब आपके पास सेकंड हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा बेटा, जवाब आपके पास हो जाएगा सेकंड 130 का। अगला क्वेश्चन 131, अरेंज द फॉलोइंग मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। आपको अरेंज करना है और टेस्टिस से जो पूरा एसेसरी डक्ट के जरिए जो स्पर्म का रिलीज होता है। तो बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनकर रीटे टेस्टिस में आया, रीटे टेस्टिस यहां लिखा हुआ है तो आप पहला नंबर दीजिए। रीटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया के थ्रू बाहर निकला, बहुत सारी वासा एफ्रेंशिया होंगी, दोनों नंबर। वासा एफ्रेंशिया ओपन होंगी, हाईली क्वाइल्ड, वासा एफ्रेंशिया ओपन होंगी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या होगा, एपिडिडाइमिस। एपिडाइमिस से निकलेगा आपके पास वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से जब समाइनल वेसिकल मिलेगी तो वो बनेगी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी यूरेथ्रा में। इसका मतलब आपके पास पहले होगा डी, फिर होगा सी, फिर होगा ए, और फिर हो जाएगा ई, और फिर हो जाएगा बी। डी सी ए ई बी, डी सी ई, डी सी ए ई बी, आंसर थर्ड है आपका। आंसर क्या है, थर्ड। अगला, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे अकर्स लिखा हुआ, ड्यू टू, रीजन बताना है। तो आपके पास ये बात पता होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज नॉट अकर्स बाय नेचुरली बट ऑल्सो अकर्स बाय चांस। तो कह रहे हैं कि जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है उसका मेन रीजन नेचुरल सिलेक्शन है या सडन पॉपुलेशन का माइग्रेशन है। सडन पॉपुलेशन का माइग्रेशन है, जिसके बाद जहां पर जाएंगे वहां पर नेचुरल सिलेक्शन शो करेंगे, वहां पर वो सेलेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आपके पास इसका रीजन जो आपका निकल कर आएगा वो हो जाएगा सडन पॉपुलेशन का माइग्रेशन। अगला, नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमन बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ। नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल की बात करी जाए, 24 आवर के रिदम की बात करी जाए, सर्केडियन रिदम की बात करी जाए, हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, और उस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पिट्यूटरी की बात नहीं है, और इसी वजह से हम पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड आई। 134, एन इंटेस्टाइनल हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द पेनक्रियाज। किसे स्टिमुलेट कर रहा है, पेनक्रियाज को, और रिलीज करा रहा है वाटरी सिक्रीशन जिसमें रिच है बाइकार्बोनेट आयंस। तो देखो, इसमें दो हार्मोन है, एक का नाम है सेक्रेटिन और दूसरे का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन का काम पेनक्रियाज पर काम करना है और वहां से मेनली वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कराना है, जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन का काम दो जगह दिखाई देगा, एक जगह गॉल ब्लैडर पर और पेनक्रियाज दोनों पर। आपके पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलवाएगा और गॉल ब्लैडर से उस बाइल को रिलीज कराएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेनली सेक्रेटिन जो होता है वो वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज कराने में मेनली फोकस करता है, लेकिन अब मैं ऑप्शन पे आ जाता हूं। ऑप्शन में पहला कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो यहां पर पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड नहीं है, हालांकि काम करता है कोलिसिस्टोकाइनिन भी पेनक्रियाज पर, और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कराता है वाटर और
वाटर और आपके पास बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज कराएगा, लेकिन मेनली फोकस कोलिसिस्टोकाइनिन का आपका रहेगा बाइल का और आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम का निकालना। और यहां पर अगर मैं वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के रिलीज की बात करता तो मेनली फोकस इसमें सेक्रेटिन का रहता है। तो लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम फर्स्ट ये ले रहे हैं, क्योंकि सेक्रेटिन ऑप्शन में नहीं है। अगर सेक्रेटिन ऑप्शन में होता तो सेक्रेटिन ज्यादा बेस्ट होता। अगला क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ। टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन क्या है? तो आपको यह बात पता है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस अमोनिया, फिर इसके बाद टॉक्सिसिटी कम हुई तो इसके बाद यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। तो जैसे जैसे हम पानी से दूर हो रहे थे, हमारी पहली मजबूरी थी कि टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजनस बेस को कम किया जाए, जिसकी वजह से उस नाइट्रोजनस बेस के रिमूवल के लिए कम से कम पानी लगे। और टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन यही है कि हम एनर्जी और वाटर को बचाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड बनाएगा। तो यस, हाईली टॉक्सिक नहीं होते, नहीं ये लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। गलत जवाब होगा। लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, ये बात सही है। लेसर टॉक्सिक अमोनिया नहीं होता, अमोनिया और यूरिया बनाने के लिए टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन नहीं है। हाईली टॉक्सिक अमोनिया एंड यूरिया नहीं। तो आपके पास जवाब सेकंड वाला बिल्कुल सही है। कहते हैं किस ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का अमोनिया अमोनोटेलिक से यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक से यूरिकोटेलिक होना, ये टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन है, जिसमें टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कम की जाए, जिसकी वजह से उस नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसे होगी रिमूवल के लिए, कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को? तो वो होगा अमोनिया, देन उसके बाद यूरिया, और सबसे कम पानी की जरूरत पड़ेगी यूरिक एसिड की, क्योंकि कहा जाता है सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, फिर यूरिया है, और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है। 136, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। बिल्कुल बात सही है। एनर्जी फ्लो जो रूल फॉलो करता है 10% एनर्जी फ्लो के रोल को फॉलो करता है, जिसे लिंडमैन साहब ने दिया। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल के केस में ट्री का इकोसिस्टम, और बायोमास के केस में रिवर या सी का इकोसिस्टम इन्वर्टेड कहलाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और दोनों स्टेटमेंट को लेकर आपका आंसर थर्ड बनेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। 136 के बाद 137 लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वेक्टर। गुड वेक्टर की प्रॉपर्टीज बतानी है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होंगी, और उसी के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर निकालना है। तो बताइए, अच्छा वेक्टर वो जिस पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई पॉइंट हो, और वो ओराई ज्यादा से ज्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। ये हमें रिक्वायरमेंट में अच्छे वेक्टर में चाहिए ही चाहिए। दूसरा, इट शुड बी प्रेफरेबली मोर देन 2 रिकॉग्निशन साइट। ऐसी बात गलत है, प्रेफरेबली मोर देन 2 या फिर मतलब 2 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, जिससे आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां जुड़ सके। अगर 2 से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी किसी एक सिंगल एंजाइम के लिए, तो वो डीएनए वो वेक्टर के टुकड़े कर देगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ तो नहीं पाएगा, पहले से ही वेक्टर टूट जाएगा। रेस्ट्रिक्शन साइट इन वेक्टर शुड बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बिल्कुल, आपके पास जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाए तो मुझे पता चल जाए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा या नहीं जुड़ा। उसके लिए जरूरी यह है कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन साइट आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर कहें सेलेक्टेबल मार्कर पर होना जरूरी है। फिर लिखा, इट शुड हैव सुटेबल मार्कर जीन्स। बिल्कुल, सुटेबल मार्कर जीन्स होने चाहिए, और इट शुड बी इजिली आइसोलेट एंड प्यूरिफाई। बिल्कुल इजिली आइसोलेट हो जाए और इजिली प्यूरिफाई हो जाए। इसका मतलब यह है कि आपको निकालना था अच्छी खास बातें जो गुड वेक्टर में पाई जानी चाहिए। तो 1 2 3 4 ए सी डी ई, और ए सी डी ई को लेकर आंसर 4 है। ए सी डी ई को लेकर आंसर क्या है बेटा? 4 है। आप देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 138,
138 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग एडॉप्टिव रेडिएशन फॉर ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल करस्पॉन्डिंग टू प्लेसेंटल मैमल। आपको याद आ जाए कि दो टेबल दी गई हैं, एक में मार्सूपियल मैमल है, एक में प्लेसेंटल मैमल है, उसके आमने सामने के इंडिविजुअल की मैचिंग है। आप देखिए नंबेट, नंबेट आपके फ्लाइंग स्क्वायरल के सामने आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, नहीं, नंबेट के सामने आएगा आंट ईटर। क्या आएगा बेटा? आंट ईटर आएगा। टस्मेनियन वुल्फ के सामने बॉब कैट नहीं आता, सिंपल वुल्फ आएगा। मार्सूपियल माउस के सामने मोल नहीं आएगा, सिंपल माउस आ जाएगा। और स्पॉटेड कस्कस, यस, स्पॉटेड कस्कस के सामने लीमर आएगा। और ये आपके पास दोनों, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल है, एक प्लेसेंटल मैमल है, और ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। कभी पूछा जाए स्पॉटेड कस्कस और लीमर शोज, तो ये दोनों दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक जगह पर पूछेंगे, दो एनिमल को लेकर आमने सामने के, तो ये इवोल्यूशन कन्वर्जेंट कहलाएगा। कौन सा इवोल्यूशन कहलाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाएगा बेटा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई नंबेट और टस्मेनियन वुल्फ, ये दो एग्जांपल ले लूं और कहूं किस तरह का इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। कैसा इवोल्यूशन है? डाइवर्जेंट, या फिर कहें एडॉप्टिव रेडिएशन। समझ लिया बेटा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? 4। ये आंसर 4 सही है। अगला 139 आपके पास मैचिंग है। क्रोमोप्लास्ट कलरिंग पिगमेंट रखते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन से मैच कराएंगे, 4 हो जाएगा। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करेगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 3rd। इलायोप्लास्ट फैट और ऑयल का स्टोरेज करेगा, 2nd हो जाएगा। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का करेगा। मैचिंग देखिए, 4th 2nd, 4th 3rd 2nd 1st, 4th 3rd 2nd 1st को लेकर आंसर आपके पास कैसा आ गया है? आंसर आपका आ गया है, देखिए 4th 3rd 2nd 1st, आंसर 3rd सही है। आंसर क्या सही है बेटा? 3rd। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ट्रू फॉर कॉर्डेट। कॉर्डेट के लिए कौन सा ट्रू फीचर नहीं है? हार्ट कॉर्डेट में डोर्सल नहीं होता, कैसा होता है? वेंट्रल होता है। फिर लिखा फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये बात सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है लेकिन सॉलिड नहीं होता, हॉलो बोलिए आप, ये वाली बात गलत है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो नॉट ट्रू दो दिख रहे हैं, ए और सी, और ए और सी को लेकर आंसर 4 है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 141 क्या कह रहा है? इन ह्यूमन बींग्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज प्रो हार्मोन, ठीक है, विच नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में है तो ए, बी और सी पेप्टाइड तीनों पेप्टाइड हैं, और तीनों पेप्टाइड की जब बात करी जाए तो सी पेप्टाइड को रिमूव करना होता है मैचुरेशन के दौरान। फिर लिखा हुआ एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए और बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन, रीजन बिल्कुल सही है, और ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा जाएगा। असर्शन सही है, रीजन सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर 3rd बनना चाहिए। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 3rd। 141 के बाद मैं 142 पर आता हूं। स्टेटमेंट है बेटा, व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट इट रिलीज गैमेटोसाइट। जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज की बात की जाएगी तो वो रिलीज गैमेटोसाइट नहीं करेगा, स्पोरोजोइट करेगा। क्या करेगा बेटा? स्पोरोजोइट। इसका मतलब ये लाइन गलत। फिर लिखा द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो टेक अप, तो जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो फीमेल एनाफिलीज काटेगी तो टेकअप स्पोरोजोइट नहीं करेगी। यहां पर स्पोरोजोइट नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? गैमेटोसाइट। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए।
दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो आंसर आपका 4 दिख रहा है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। अगला क्वेश्चन देख लो 143। मैचिंग है बेटा पक्सीनिया, न्यूरोस्पोरा, सैप्रोफाइट, एल्बुगो। पक्सीनिया को मत भूलिएगा, इसी को हम रस्ट फंजाई कहते हैं, व्हीट रस्ट, इससे कनेक्ट करिए, एक का थर्ड हो गया। न्यूरोस्पोरा पर सबसे ज्यादा बायोकेमिकल या जेनेटिकल रिसर्च हुई है, 4 हो गया। सैप्रोफाइट डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, डेड सबस्ट्रेट, सेकंड हो गया। और एल्बुगो आपके पास पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड, तो ये फर्स्ट हो गया। मैचिंग आप देखिए कौन सी सही है। मैचिंग देखिए आप, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, और ये मैचिंग आपकी सेकंड बिल्कुल सही दिख रही है। कौन सी मैचिंग सही दिख रही है बेटा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लो 144। 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हाट वुड बी द पोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी ऑफ डीएनए रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। लाइट और हाइब्रिड के बारे में पूछ रहा है, लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली। इफ मेसेल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट वाज कंटिन्यू टू 60 मिनट्स, तो आपको ये बात पता है कि जब मैं 1 से 2 की बात करता हूं, 2 से 4 की बात करूंगा, 4 से 8 की बात करूंगा, ये 20 मिनट की बात है, ये 40 मिनट की बात है, ये 60 मिनट की बात है। और हमने देखा इसे हम फर्स्ट जनरेशन कहेंगे, इसे हम सेकेंड जनरेशन कहेंगे, और ये है थर्ड जनरेशन। और हमने ये देखा था कि जब मैं सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें 100% हाइब्रिड मिले थे। हाइब्रिड कितने थे? 100%, दो के दोनों हाइब्रिड थे। जब वो 40 मिनट की बात कर रहे थे तो इसमें हाइब्रिड कितने थे? इसमें हाइब्रिड थे 2 और लाइट कितने थे? 2। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 50-50 की बात है। लेकिन जब मैं बात करूं 60 मिनट के बाद, तो जो 8 आपके पास इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर के डीएनए की बात करी जाए तो इसमें हाइब्रिड आपको मिलते थे 2 और लाइट कितने मिलते थे? 6। हाइब्रिड मतलब एक N14 और एक N15, तो 8 में से 2 की बात करी जाए तो ये कितना परसेंट हुआ? ये परसेंट हुआ 25%। और 8 में से 6 की बात करी जाए तो ये कितना परसेंट हुआ? 75%। रेस्पेक्टिवली की बात करी जाए तो 25 और 75 की बात हो जाएगी। 144 का आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर बेटा? हाइब्रिड पहले लिखा है? नो 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 नो, हाइब्रिड लाइट पहले लिखा है, तो लाइट पहले लिखा हुआ है तो लाइट 75% और हाइब्रिड 25। तो आंसर आपके पास थर्ड सही है। आंसर थर्ड सही है बेटा। क्लियर? अगला लिखा हुआ है लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको जंक्शन दिए हुए हैं, जंक्शन दिए हुए हैं, पहचानिए। देखिए एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन दो सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन देखिए, फंक्शन लाइक रिवेट्स, मतलब वो एक पेच की तरह काम करेगा, जो रिवेट्स एंड फासन की तरह काम करेगा, जो आपके पास दो स्ट्रॉन्ग शीट को, मतलब दो सेल्स को जोड़कर रखेगा, एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। टाइट जंक्शन लीकेज को रोकेगा, establish a barrier to prevent leakage of extracellular fluid across of the cell। yes, लीकेज को रोकने वाले जो जंक्शन होते हैं उसका नाम है टाइट जंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट। गैप जंक्शन का काम क्या है? तो ये दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्मिक चैनल को मेंटेन करता है, तो प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल फ्रॉम वन सेल टू एन एडजेसेंट सेल फॉर कम्युनिकेशन, तो ये हो जाएगा 4। और साइनेप्टिक जंक्शन क्या होते हैं? तो साइनेप्टिक जंक्शन दो न्यूरॉन के बीच में, तो पास इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो ये हो जाएगा थर्ड। मैचिंग मिला लीजिए, सेकेंड फर्स्ट फोर थर्ड। आंसर थर्ड दिख रहा है बेटा मुझे, आंसर थर्ड दिख रहा है बेटा, सेकेंड फर्स्ट फोर थर्ड। अगला क्वेश्चन 146।
A nematode cannot survive in a transgenic host which express specific interfering RNA. तो देखो नेमाटोड असर्शन लिखा हुआ है कैन नॉट सर्वाइव अ ट्रांसजेनिक होस्ट विद एक्सप्रेस स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, बिल्कुल सही बात। आरएनए इंटरफेरेंस में आपने देखा होगा कि हम एग्रोबैक्टीरियम की मदद से एक ऐसी सेल बनाए हैं जिसमें ऐसा डीएनए है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकता है तो इसका मतलब डाइसर उसके सेंस आरएनए को काटेगा, इसका मतलब एंटी सेंस आरएनए और उसके पास डाइसर है। जब ये लोग जब जाएंगे नेमाटोड में, तो नेमाटोड में जाने के बाद जो सेंस आरएनए है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी सेंस आरएनए जैसे ही बनेगा, डाइसर तुरंत काट देगा। वो आरएनए जिसे काट रहा है बार बार डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने के ब्याप पर, वो प्रोटीन बनाता है जो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब रिसीव करने के लिए एक खास चैनल बनाता है। और अगर वो नहीं बन पाएगा तो फूड नेमाटोड को नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। रीजन लिखा हुआ है नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विच इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस इन द होस्ट सेल। बिल्कुल बात सही है, असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या आपके पास क्या बन जाएगा? थर्ड, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन सही है। 146 के बाद 147, इफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज शॉर्टेंड बाय 25 बेस पेयर। भाई साहब कह रहे हैं डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें 25 बेस पेयर से हमने शॉर्ट कर दिया है, हाउ मेनी हेलिकल टर्न विल बी रिड्यूस फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। बच्चों वाला सवाल हो गया। एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो अगर आप 25 बेस पेयर कम करोगे तो 2.5, आपके पास 2.5 टर्न कम हो जाएंगे। जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड। 147 का क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब देखिए पैंथेरा टाइगर से आप जोड़िए, पैंथेरा टाइगर का क्या है? जीनस है। आप देखिए यहां पर कैनिस डॉग का जीनस है, फैलिस आपके पास कैट का जीनस है, सोलेनम आपको मकोय का जीनस है। तो ये बिल्कुल सही तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को लेकर आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा। 149, सेलेक्ट द प्लांट सेल या टिश्यू, गार्ड सेल सब्सिडरी सेल आपको दिया हुआ है, बस सिंपल सा है, आपको प्लांट सेल या टिश्यू को सेलेक्ट करना है। गार्ड सेल प्लांट सेल है, ठीक है, सब्सिडरी सेल प्लांट सेल है, लिडिक सेल एनिमल सेल है, पैरेन्काइमा प्लांट टिश्यू है, आपके पास ल्यूकोसाइट एनिमल सेल है, बुल्लीफॉर्म सेल मोनोकॉट लीफ में पाए जाने वाली सेल है, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, पोडोसाइट आपके किडनी में पाया जाएगा एनिमल सेल है, मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस वाली सेल है, थ्रोम्बोसाइट आपके प्लेटलेट्स है एनिमल में पाया जाएगा, सर्टोली सेल नरिशमेंट देगी, स्पर्म को एनिमल सेल है। तो आपको प्लांट वाले छांटने थे तो सारे, एक हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6, आंसर 6 होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 6। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन 150, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, और वो दो कैटेगरी क्या है? आपको पता है कि ग्लैंड को हमने दो बेस पर बांटा है, एक उसके पोरिंग के हिसाब से कि उसमें डक्ट पाई जाती है नहीं, और दूसरा उसमें पाए जाने वाले सेल के व्याप पर। सेल के व्याप पर अगर बात करी जाती है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोलते हैं, लेकिन पोरिंग की बात कर रहा है तो पोरिंग ऑफ द सिक्रीशंस की बात कर रहा है, तो यहां पर बात है कि डक्ट प्रेजेंट है या नहीं। इस व्याप पर हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इसे हम सिंपल कंपाउंड नहीं कहेंगे, डेंस और स्पेशल नहीं कहेंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कहेंगे, लूज और डेंस नहीं कहेंगे। 150 का आंसर थर्ड हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमें पता है कि ये आपके इस सेशन का आखिरी टेस्ट है, अब सीधे आप नीट जाकर दे रहे हैं। नीट 2025 आपका 4 मई को है, मतलब परसों, ठीक है।
तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप पेशेंसली काम करिए। आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, आपको सारी चीजें आती हैं, भरोसा रखिए खुद पे, पेपर आप बहुत अच्छा करेंगे, आप जरूर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। आगे के क्वेश्चन के लिए आप संगम सर का स्वागत करिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 151, initiation of lateral root and vascular cambium during secondary growth take place in cell of। बेटा हम लोगों ने मोनोकाट डाइकाट रूट में डिफरेंस पढ़ा था कि जो पेरीसाइकिल होती है, ये पेरीसाइकिल बेटा डाइकाट प्लांट में लेटरल रूट भी बनाती है और वास्कुलर कैम्बियम भी बनाती है, लेकिन मोनोकाट में ये केवल लेटरल रूट बनाती है। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। और ध्यान रखना होगा कि जब बात सेकेंडरी ग्रोथ की कर दी तो ये केस ऑटोमेटिक डाइकॉट का हो जाएगा, डाइकॉट का हो जाएगा। आउटर लेयर जो होती है वो इपिब्लेमा कहलाएगी, ठीक नीचे कार्टेक्स, अंदर इंडोडर्मिस होगी। रूट के केस में इंडोडर्मिस का केस बेटा बैरल शेप सेल को याद रखा जाए। 151 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। बेटा नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम देखने को मिलता है? तो हम लोगों ने ध्यान से बेटा सुनना है कि जो पीसीटी होती है, इस पीसीटी में जो गाना होता है, पीसीटी में जो गाना है बेटा, इसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो जी फॉर ग्लूकोज, ए फॉर एमिनो एसिड और एन फॉर सोडियम, सोडियम, इन सबका एक्टिव एब्जॉर्प्शन पीसीटी में देखने को मिलता है। लेकिन एक केस और आपको याद रखना होगा कि जब बेटा हम लोग बात करेंगे हेनले लूप की, तो ये हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब है और ये हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब है, या ये H2O के लिए परमिएबल और ये Na के लिए परमिएबल होती है। तो देखो जो लोअर लिम्ब हेनले लूप का होता है, यहां सोडियम पैसिव मोड में, और जो अपर लिम्ब होता है बेटा, यहां सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलते हैं। तो दो जगह केस एक्टिव का है, असेंडिंग लिम्ब के अपर पार्ट पर भी सोडियम एक्टिव मेथड से और पीसीटी में भी एक्टिव मेथड से होंगे। 152 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो बेटा हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ट्रिप्सिन एंजाइम है और ये प्रोटीन होगी, इंसुलिन प्रोटीनियस हार्मोन है। अब बेटा जो काइटिन होती है ये पॉलीपेप्टाइड नहीं होती, काइटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कहलाती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होती है। और जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है बेटा ये होमोपॉलीसैकेराइड होती है, और ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड भी होती है। ये सेल वॉल बनाती है, ये सेल वॉल बनाती है फंगस की, और बेटा एक्सोस्केलेटन बनाती है आर्थ्रोपोड की। तो 153 इनकरेक्ट मैच, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर एक बार इनकरेक्ट मैच को देखें। तो स्केलिडॉन डॉग फिश है, वर्टिब्रेट का मेंबर है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जिनेथोस्टोमेटा का मेंबर है। चीलॉन बेटा पाइसेस नहीं होती, चीलॉन पाइसेस नहीं होती, इसे आपने टर्टिल कहा है, इसे आपने टर्टिल कहा है। और जो टर्टिल है ये टेट्रापोड का मेंबर है, टेट्रापोड का मेंबर है। याद रखेंगे बेटा जो चीलॉन होता है ये फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, लेकिन यहाँ केस बेटा एनिमल किंगडम से जुड़ा हुआ है। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3।
और टेरिपस बेटा टेट्रापोड होते हैं। नेक्स्ट देखें 155, द एंजाइम विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज। तो बेटा जो एंजाइम है वो हाइड्रोलेस और बेटा इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो बेटा हेम होता है। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 156 एट मैच्योरेशन एरिथ्रोसाइट लैक न्यूक्लियस दे बिकम डेड। तो बेटा अगर कोई सेल न्यूक्लियस लॉस कर देती है तो वो डेड नहीं हो जाती। हम लोगों ने बहुत से केस में देखा है कि सीव ट्यूब लिविंग है बट न्यूक्लियस नहीं रखती। उसी तरह मैच्योर कंडीशन में आरबीसी लिविंग है बट न्यूक्लियस नहीं रखती। तो पहला केस हो गया फॉल्स। मैच्योर सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म लैक न्यूक्लियस दे बिकम डेड। यही दो एग्जाम्पल हैं जो दोनों लिविंग है बट न्यूक्लियस नहीं रखते। सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सो 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Given below the two statement, physical process when ice melt into water or when water becomes vapor। तो बेटा ऐसी प्रोसेस जिसमें केवल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, बर्फ पिघल कर पानी और पानी वेपर में बदल जाए, कोई केमिकल चेंजेस नहीं दिखते, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं दिखती, तो बेटा ये फिजिकल प्रोसेस होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। केमिकल प्रोसेस हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्च इनटू ग्लूकोज। स्टार्च का ग्लूकोज में बनना ये हाइड्रोलिसिस बेटा ये केमिकल प्रोसेस होती है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मोनोसेकेराइड में टूटना बॉन्ड ब्रेकिंग कहलाता है। अगर बॉन्ड फॉर्मिंग बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो प्रोसेस केमिकल कहलाएगा। 157 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। 158 की बात करें जरा। 158 की बात करी जाए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को देख लिया जाए तो देखो भाई, पहला फ्लावर वेलिस्नेरिया का फीमेल फ्लावर है। ओपन फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, क्लोज्ड फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। अब बेटा अगर ये फीमेल फ्लावर हो गया तो ये कभी भी मेल फ्लावर नहीं होगा, मेल फ्लावर नहीं होगा। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है तो करेक्ट ऑप्शन 158 इज ऑप्शन 4। What would be the output of cardiac output of the person having 72 heartbeat per minute and stroke volume is 50 ml? अब बेटा हमें कार्डियक आउटपुट निकालना है एक पर्सन का, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। अब अपने पास बेटा हार्ट बीट तो हो गई 72 टाइम और कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 50 ml। तो अपने पास स्ट्रोक वाल कार्डियक आउटपुट निकल कर आ गया बेटा 3600 ml। तो 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो देखिए भाई, कार्डियक आउटपुट हो, स्ट्रोक वॉल्यूम हो, हार्ट बीट है, ये कोई चीज भी फिक्स नहीं होती। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बेटा डेटा चेंज कर सकते हैं और अगर डेटा चेंज करेंगे तो आंसर बदल जाएगा। हमेशा 5 लीटर 5.25 लीटर कार्डियक आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखें 160 एटिपेस ऑफ द मसल्स इज लोकेटेड ऑन। तो बेटा जो एटिपेस एंजाइम होता है, अगर आपने मायोसिन की कंडीशन देखी थी तो इसकी हेड पर हमें एटिपेस एंजाइम की प्रेजेंस देखने को मिली थी। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ अवर विसरल ऑर्गन कंट्रोल्ड बाय। अपनी बॉडी में विसरल ऑर्गन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की होती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का केस नहीं है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। गिरे हुए सिस्टम को उठाने की जरूरत सिंपैथेटिक और बढ़े हुए सिस्टम को नीचे करने की जिम्मेदारी पैरासिम्पैथेटिक की होगी। 161 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइट इज।
देखो सेप्रोफिटिक कंडीशन मोनेरा में भी मिलती लेकिन यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में भी स्लाइम मोल्ड मिला यूनिसेलुलर, स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर सेप्रोट्रॉप है, लेकिन बेटा जो फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर सेप्रोट्रॉप होते हैं, यूनिक किंगडम ऑफ हीट्रोट्रॉप कहा गया है। तो 162 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी बातें फोटोसिंथेसिस के लिए सही हैं? तो इनमें से कौन सी बातें फोटोसिंथेसिस के लिए सही हैं, जरा ध्यान से देखें। चलो तो भैया हम लोगों ने क्या देखा है कि सबसे पहले लाइट रिएक्शन, देन डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में ही हम लोगों ने ग्लूकोज के सिंथेसिस होते देखा है। इसे आपने केल्विन साइकिल कहा था, इसे ही आपने C3 साइकिल कहा था। 163 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ द रिस्पायरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो जो फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है, अगर आपको ETS याद है तो बेटा कॉम्प्लेक्स फोर्थ के टर्मिनल पार्ट पर हाफ O2 पाई जाती, यही फाइनल हाइड्रोजन और फाइनल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है। और बेटा ये ट्वाइस H को रिसीव करके मेटाबॉलिक वाटर H2O बनाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जर्नी को यही खत्म कर देता है। अगर ऐसा है तो अब बताओ फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑक्सीजन कहलाएगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, फिर एक बार जरा स्टेटमेंट को देखें तो कैलेक्स करोला एंड एंड्रूसियम आर इराइज बिलो द गायनीशियम काउलीफ्लावर। अब बेटा ओवरी हो गई ऊपर और फ्लोरल पार्ट हो गए नीचे, ऐसी कंडीशन को हाइपोगाइनस, और बेटा फ्लावर ओवरी सुपीरियर हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। कैलेक्स करोला एंड एंड्रूसियम एबव द गायनीशियम, ऊपर है ओवरी के, कंडीशन इपीगाइनस हो जाएगी, ओवरी इंफीरियर हो जाएगी, जो गुआवा में भी देखने को मिलती है। तो 165 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 165 देखें, ब्रैक्टिएट फ्लावर विद ब्रैक्ट रिड्यूस फाउंड द बेस ऑफ द पेडिसिल। बेटा रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बट कंडीशन में घेरती है इसे ब्रैक्ट कहेंगे, सिंबल लगाते हैं BR, और बेटा अगर ये एब्सेंट हो जाएगी तो इसे लगाएंगे EBR। तो अगर पहला केस है तो फ्लावर विद ब्रैक्ट इज रिड्यूस्ड लीफ, इट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट, इज ट्रू। ई ब्रैक्टिएट का मतलब लार्ज ब्रैक्ट का पाया जाना नहीं, एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट का पाया जाना। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट देखें 167, frog the hind limb with 5 digit and they are larger and muscular than forelimb, yes। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट पाई जाती हैं, बड़ा लार्जर होगा और फोर लिम्ब की अपेक्षा वो मस्कुलर होगा। फ्रॉग है 4 लिम्ब है 6 डिजिट, बेटा जहां 4 है वहीं 4 डिजिट पाई जाती हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्दर ऑप्शन सेकंड, 167 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस। कौन सी स्टेज में बिगिंस, फिर ध्यान से देखो, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन की बिगिनिंग कहां से शुरू हो जाती। तो जरा आपने सबसे पहले पेयरिंग होते देखी, ये पेयर बने थे जाइगोटीन में, और बेटा पेकाइटिन में आपने बाईवैलेंट टेट्राड कंडीशन देखी थी। बनने की शुरुआत यहां से और क्लियर विजिबिलिटी यहां से सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो सेपरेशन की बिगिन शुरू हो जाती है डिप्लोटीन से, डिप्लोटीन से।
और बेटा टर्मिनलाइजेशन हो जाता है डाइकाइनेसिस से। तो वो कह रहे सेपरेशन नहीं बेटा, बिगिंस, शुरुआत कहां से हो जाती है? सो इट इज केस ऑफ डिप्लोटीन। और अलग कहां होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेट करेंगे, स्प्लिट इनटू चियास मेटा। 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। तो बेटा जो रिकॉम्बिनेज होता है ये पेकाइटिन पर काम करता है, और पेकाइटिन प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है और जो मियासिस फर्स्ट की स्टेज है। ये मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज नहीं, इट इज केस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। और विच स्टेज? पेकाइटिन, याद रखेंगे। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को देखें बेटा, कोरल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेंबर ऑफ सीलेंट्रेटा। पॉलीसेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है सीलेंट्रेटा, ट्रू। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप स्विमिंग लार्वा रखती स्विमिंग स्टेज रखती है बेटा, ट्रू। अब लार्वे की जगह अगर स्टेज भी रखे तो आप ध्यान से देखें। और निमेटोसिस्ट इज हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ फ्लैटवर्म। बेटा फ्लैटवर्म में हम लोगों ने फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन होते देखा। निमेटोसिस्ट जो होती है वो ऑफेंस, डिफेंस और एनकरेज करने के काम में आती है, और ये सीलन ट्रेट की प्रॉपर्टी होती है। स्टिंगिंग कैप्सूल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। तो बेटा इनकरेक्ट मैच 170 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। चलो भाई, मोनोकाट की हाइपोडर्मिस स्क्लेरिन काइमेटस होती है, डाइकाट का वास्कुलर बंडल रिंग में लगे होते हैं, मीजोफिल पेरिन काइमेटस होती है, पहली सेट पेरिन काइमा एबैक्सियल प्लेस पर होती है। तो 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन 171 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू AUG। अब बेटा AUG के रिफरेंस में क्या हम लोगों को मालूम है बेटा, ये इनिशिएशन कोडान होता है, ये ड्यूल फंक्शन करता है, ये इनिशिएट के साथ साथ मैथ्योनिन को कोड करता है, क्योंकि कोड नियरली यूनिवर्सल है। तो भाई चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में वो मैथ्योनिन बनाएगा। देखो भाई ये मैथ्योनिन को बनाएंगे, इनिशिएशन कोडान है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, दोनों में बनाएंगे। 172 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ RNA। बेटा इनमें से RNA का फंक्शन कौन है? RNA का फंक्शन क्या है? तो RNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है, DNA से इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने के लिए लेकर जाता है mRNA के फॉर्म में। ये एमिनो एसिड टू राइबोसोम, मतलब ये ट्रांसलेशन में भी मदद करता है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम, नाम ही है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो बेटा तीनों बातें RNA के लिए सही है। तो 173 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का रीजन नहीं है? तो हैबिटेट लॉस रीजन है, इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में रखकर आप स्पीसीज बचा रहे हैं। इट इज ए अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन, नॉट लॉस्ट, कंजर्वेशन। और वो भी कौन सी कंजर्वेशन? XC2। 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो लैक्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेस, फ्रांसिस जैकब जेनेटिक्स रिलीजिंग फैक्टर टर्मिनेशन कराते हैं, रो फैक्टर।
और जैकब मोनड बायोकेमिस्ट हैं। तो भैया सब आमने सामने की मैचिंग करेक्ट हो गई। फर्दर 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो एक्स सीड बैंक बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन की अप्रोच है। नेशनल पार्क ऑन साइट इन सीटू कंजर्वेशन है, लेकिन बायोस्फीयर ऑफ साइट नहीं होती बेटा, ऑन साइट और इन सीटू कंजर्वेशन। और जब बायोस्फीयर की बात करते हैं, जब बायोस्फीयर की आप बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व इज इन सीटू कंजर्वेशन। बेटा यही बात हो गई गलत। और एक डेटा आप इसके साथ याद रखते 14 बॉटेनिकल गार्डन ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। यस, इट इज ए एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन 176 इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। इसमें ऑब्टेन बाय डाइएस्टिलेशन ऑफ मॉर्फिन, इट इज ट्रू। Cannabinoid drugs are taken inhalation or oral injection, true. Cocaine produce sense of euphoria, yes. Atropha belladonna, well known fungi for hallucinogenic, no. अब बेटा एट्रोफा बेलाडोना तो प्लांट है, बट हाइलोसिनोजिक प्रॉपर्टी रखता है। यही बात हो गई इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 177 ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच ऑल फॉलोइंग इज सीन इन बायोटिक कम्युनिटी। जो बायोटिक कम्युनिटी है बेटा, इनमें कौन सा इंट्रक्शन देखने को मिलता है। तो जो बायोटिक कम्युनिटी में इंट्रक्शन मिला बेटा, कंपटीशन भी, म्यूचुअलिज्म भी, प्रेडिशन भी, पैरासिटिज्म भी और कमेंसलिज्म, सब कुछ देखने को मिलता है। सब कुछ देखने को मिलेगा। तो 178 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को जरा फर्दर सेलेक्ट करें। तो कैमोफ्लेज इंसेक्ट एंड फ्रॉग कलर चेंजिंग एबिलिटी शो करते हैं। कैक्टस बायोलॉजिकल कंट्रोल रखता है। कैक्टस फीडिंग 1920 को आप याद रखें, ऑस्ट्रेलिया की धरती की याद रखें। वो इंसेक्ट जो प्लांट का रस चूसते हैं उन्हें फाइटोफेगस कहते हैं। अब थॉर्न इन अकेसिया, ये जो थॉर्न है बेटा, ये केमिकल डिफेंस की बात नहीं है। कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस को याद रखें, स्ट्राइकिन को याद रखें, ये सब है। और थॉर्न तो बेटा आर्गन डिफेंस है। और इनकरेक्ट की ही बात करी तो 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 180 की बात करें, द क्रोमोसोम इन शूट टिप ऑफ मेज प्लांट इज 20। अब मेज प्लांट की जो शूट टिप है ये होती है 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20। अब जरा ध्यान से देखें, माइक्रो या मेगा स्पोर मदर सेल और ये होती है 2n, तो इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 20। और फीमेल गेमीट होते हैं n, तो नंबर ऑफ गेमीट 10। और इंडोस्पर्म बेटा, इंडोस्पर्म होता है 3n, तो अगर n 10 2n 20 तो बेटा ये हो गए 30। तो 20 10 30 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड।